न्यूजीलैंड ने एटलीस्ट अपना स्ट्राइक रेट खराब नहीं होने दिया, जहां पर वो खुल के खेल नहीं पा रहे थे, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने टिप करते रहे ताकि उनकी स्ट्राइक रेट खराब ना हो। यूसुफ साहब, 113 रन आखिरी 10 ओवर्स में न्यूजीलैंड ने बनाए। ये न्यूजीलैंड के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर पाकिस्तानी बॉलर्स की बात की जाए तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने 113 रन दिए हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान है। डेथ ओवर्स में पाकिस्तान के जो मेन बॉलर्स हैं उन्होंने अच्छी खासी मार खाई है। जी साहब, बिल्कुल होम कंडीशन में इस कदर घटिया परफॉर्मेंस की तवक्को मुझे तो बिल्कुल नहीं थी। पाकिस्तानी टीम से ये अंदाज़ा ज़रूर था कि जो न्यूजीलैंड की साइड है वो हमसे बेहतर ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान की टीम किस तरह की परफॉर्मेंस होगी इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। ख़ास तौर पर नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ जो हमारे टॉप बॉलर्स हैं, अगर इस किस्म की परफॉर्मेंस वो देंगे तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मुझे समझ नहीं आती कि हेड कोच आकिब जावेद जब टीम से बाहर थे, क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा खुल के बातें करते थे कि ऐसे होना चाहिए। जब मुझे याद है कि जब 2024 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम बाहर हुई थी तो सबसे ज़्यादा जो जिनके मुंह से शोले निकले थे वो आकिब जावेद ही थे। उन्होंने खुलकर पाकिस्तान टीम को सेक्शन को तनकीद का निशाना बनाया था, टीम प्लानिंग ना होने का उन्होंने बताया था, लेकिन अब वही आकिब जावेद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारियां संभाले हुए हैं। वो हेड कोच भी हैं, सिलेक्टर भी हैं, अन्नदाता बने हुए पाकिस्तानी टीम का, लेकिन उनकी मौजूदगी में ये जो परफॉर्मेंस थी बिल्कुल ही शर्मिंदगी है सिवाय कह सकते हैं कि इतने बड़े बॉलर नाम के, सिर्फ नाम के बॉलर हैं, उनकी दुकान फीका पकवान वही मिसाल सबके सामने है। और इसकी मेन वजह ये है कि जो हमारे तीनों बॉलर्स हैं ये इंजर्ड हैं और इंजरी के बाद ये दोबारा कमबैक इन्होंने किया है। काफ़ी अर्से से टीम के साथ खेल ज़रूर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इनके जहन में अभी तक खौफ दोबारा इंजर्ड ना हो जाए कहीं, और इसीलिए हमने ना देखा कि ना कि डेथ ओवर्स में ना कोई यॉर्कर नज़र आए, ना स्लोवर बॉलर नज़र आई, ना ऐसी बॉलिंग नज़र आई कि जिससे हमें दिखाई दे कि ये पाकिस्तान टीम ने बाकायदा कोई होमवर्क किया हुआ। यही वो फिलिप्स थे जिन्होंने माजी में भी पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और ऐसा लगा कोई होमवर्क ही नहीं था आकिब जावेद की जानिब से, बॉलर्स की जानिब से। बिल्कुल ऐसे जैसे आते हैं बस ओवर वो खाना पूरी करने की कोशिश कर रहे थे, हम किसी से जल्दी से ओवर पूरे करवा दें। कोई प्लानिंग नजर नहीं है बिल्कुल। तीनों शोबों में हम कह सकते हैं कि कीवी जो टीम उसने पाकिस्तानी टीम को आउटक्लास किया है, और अब दुआ की जा सकती है। का जुर्माना भी हुआ पाकिस्तान को। फिर उसके बाद हमने देखा सलीम साहब के फखर जमान जब पहले ही ओवर में अनफिट हुए तो टीम पूरी बौखला गई कि अब क्या होगा, और फिर ये एक सवालिया निशान था कि अगर फखर क्रीज पे वापस नहीं आए और जैसे कि उन्होंने ओपनिंग नहीं की तो क्या टीम प्लानिंग थी, कौन था हमारे पास कवर ओपनिंग। साउद को हम लेकर आए, लेकिन क्या ये अच्छा ऑप्शन था? बिल्कुल अच्छा ऑप्शन नहीं था। सऊद शकील की तो टीम में जगह नहीं बनती है। एक बंदा जो टेस्ट प्लेयर है और वो आदी है कि 200 गेंदों पे कोई 60-70 रन करे, उसमें भी कंसिस्टेंसी नहीं है। एक अच्छी इनिंग होती है, फिर 2 इनिंग में फ्लॉप, फिर एक अच्छी इनिंग होती है, फिर फ्लॉप। उसको आपने जबरदस्ती वाइट बॉल में ओपनर बनाने की कोशिश की तो ये तो बहुत ही गलत फैसला था, लेकिन ये पहले ही हो चुका था। और अगर आपको याद हो जो एक वीडियो आई थी असद शफीक की सिलेक्टर की, उसमें उन्होंने ये बात बोली थी कि बाबर आजम या सऊद शकील जो है वो ओपनिंग कर सकते हैं, यानी पहले से इनका प्लान तो था। चूंकि फखर जमान 2 घंटे से ज्यादा वक्त फील्ड से बाहर थे, इसलिए आईसीसी जो एक वक्त देती है वो क्रॉस कर चुके थे, तो 20 मिनट या बाद उनको बैटिंग के लिए आना था। ओपनिंग वो कर ही नहीं सकते थे। 20 मिनट में जितनी भी विकेटें गिरती 2, 3, 4 तब फखर 20 मिनट के बाद आ सकते थे, इसलिए वो चौथे नंबर पर आए। लेकिन उस वक्त बहुत स्लो खेल रहे थे बाबर, और फखर के ऊपर भी प्रेशर था और वो भाग दौड़ तो सकते नहीं थे, फिटनेस उनके मसाइल काफी सीरियस थे। और यही हुआ कि जब वो उन्होंने कोशिश की, उनसे भी हिट नहीं लग रही थी, भागने भी उनको मसला हो रहा था, बाबर से तो लगी नहीं रही थी बिल्कुल, तो पाकिस्तान को फिर और ज्यादा रन रेट पाकिस्तान का स्लो हो गया। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई, मैं फिर उधर पीछे जाऊंगा कि जब 10 ओवर में आपने 20 रन बनाए थे तो आपने क्या सोचा था? आपके पास कौन सा बेन स्टोक्स मौजूद है या कौन सा ऐसा जबरदस्त प्लेयर मौजूद है जो आके 40 ओवर में 300 रन बना देगा? कुछ समझ नहीं आया, प्लानिंग कोई थी नहीं। और न्यूजीलैंड से कल तीसरा मैच की कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। हमने कल डिस्कस किया कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने जब छक्का मारा तो लग रहा था कि कोई तुक्का नहीं मारा, एक पक्की स्ट्रोक खेली गई, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जब हमने बैटिंग में देखा तो कोशिश की जा रही थी लेकिन बाउंड्री तक नहीं जाया जा रहा था बॉल का। बिल्कुल। और आपने एक चीज और, मैं यूसुफ साहब की बात में आगे वो कह रहे हैं कि शोला आग बरसते थे आकिब जावेद, तो उस आग को डॉलर से चुप करा दिया गया है। बिल्कुल, जब $12,000 मिलते हैं ना सिर्फ सेलेक्टर बनने के और उसमें कोचिंग के अलग, तो बड़े बड़े आग बरसने वाले जो है ना वो चुप करके बैठ जाते। क्या पता कल को हम लोगों को भी कोई ऑफर मिल जाए, ऐसी जॉब मिल जाए जिसमें हमको बोलेंगे यार ये लोग तुम भी आके तारीफें करो, तो फिर हम लोग भी यही करेंगे। काम ही ऐसा है जी,
तो आकिब भाई गया, बाकी भी ऐसे करते, लेकिन वो आखिरी बंदा था आकिब जावेद जिनकी से मुझे ये उम्मीद थी कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि जाहिर साहब को पता है बहुत अच्छी तरह कि ये भी सलीम साहब बिल्कुल, ये भी बड़ा सवालिया निशान है कि जब वो खुद इस पोजीशन पर नहीं थे तो सबसे ज्यादा तनकीद वही करते थे कि सिलेक्शन कमेटी को या पूरी तरह से इख्तियारात नहीं दिए गए हैं और पता नहीं किस प्रेशर में ये फैसले किए जाते हैं, लेकिन अब वो खुद उस पोजीशन पे है तो भी उनकी जानिब से कुछ बताया नहीं जा रहा कि अब वो किस प्रेशर में ये फैसले कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बात वही है ना कि हम लोग मीडिया वाले ढूंढते थे कि यार हमें कभी कोई चाहिए होता था सख्त बयान, हम कहते थे यार सब तो नौकरी करें, आकिब जावेद को फोन करो वो बंदा सच बोलेगा। लेकिन अफसोस कि आकिब जावेद भी सारे जो दूसरे टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उनकी तरह निकले, और वो भी जाहिर है, और पीसीबी ज्यादातर लोगों को जॉब इसीलिए देता है टेस्ट क्रिकेटर्स को, मीडिया मैनेजमेंट का ये हिस्सा होती है चीज कि चलो हमारे साथ होगा तो कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन अब जिस तरह की परफॉर्मेंस सामने आ रही है इसमें तो सबको ही बोलना पड़ेगा, तो सारे लोग ही अब बातें करना शुरू कर दी है इस पे। और अब इंडिया के खिलाफ मैच है, अभी सिर्फ न्यूजीलैंड से हारने पे आप देखें कितना एक शोर मचा हुआ है, अल्लाह ने करे। लेकिन सलीम साहब टेस्ट मैच तो जितवा दी है ना आकिब जावेद ने। राय साहब वजह थी ना, वजह ये थी कि वहां पर आपने बड़े बड़े पंखे लगा दिए, वहां पर आपने हीटर लगा दिए। अभी आईसीसी को बोलेंगे आईसीसी भाई मुझे यहाँ पंखे लगाने, वो बोलेंगे यार तू अपने घर पे लगा ले, यहाँ पिच पे नहीं लगाने दे, बोलेंगे हीटर लगाना है, बोलेंगे तुम ले जाओ हीटर अपने घर पे लगा लो, यहाँ हम अपनी मर्जी की पिच बनाएंगे। अगर आईसीसी यहाँ भी इजाजत देती वो एक पिच पे 4 मैच करा देते, बड़े बड़े पंखे हीटर लगा के, एक मैच टेस्ट सीरीज का क्रेडिट तो जाता है ना आकिब जावेद को, शुरू जो भी किया था टेस्ट सीरीज का क्रेडिट जाता है। लेकिन ये भी टीम आकिब जावेद की है, ये भी चैंपियंस ट्रॉफी जो है इसको भी उन्होंने ही देखना था। आखिर में टेस्ट भी तो हारे हम, जब वही आकिब जावेद की वो वन, देखिए उस वक्त हमने भी बड़ी तारीफें की थी, लेकिन वो वन ऑफ स्ट्रेटेजी थी, वन ऑफ वो एक चीज थी। अब दुनिया को पता चल गया कि भाई ये पंखे और ये हीटर अगर इतना अच्छा होता ना फॉर्मूला, तो अभी श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ऐसे करते हैं, सारे भी वो करते। एक दफा चल गया। देखिए अलीम डार बहुत अच्छे इंसान है, मेरे बड़े अच्छे उनसे मरासिम है, लेकिन वो एक अंपायर है, हमने उनको सिलेक्शन कमेटी में रखा हुआ है। क्या दुनिया पागल है, ऑस्ट्रेलिया पागल है, इंग्लैंड पागल है, इंडिया पागल है? अगर इतना ही अच्छा अंपायर कोई साबित होता तो सब लोग अपने सिलेक्शन कमेटी में अंपायर को रख लेते। फिर आकिब भाई हमेशा मिसबा के पीछे पड़े रहते थे कि यार ये हेड कोच भी बन गया, सेलेक्टर भी बन गया, खुद वो अभी यही काम कर रहे हैं। तो ये होता यही हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और बस जब एक खुद पे बात आती है तो शायद थोड़े नजरियात बदल जाते हैं। जाहिद साहब, अगर हम बाबर आजम की बात करें तो 90 बॉल्स पे 64 रन्स उन्होंने बनाए, इसमें हमें उनकी इंडिविजुअल गेम तो नजर आई, लेकिन क्या उनको ये नहीं नजर आ रहा था कि टीम किस जगह पर है, किस चीज का प्रेशर था बाबर को कि उन्होंने इस तरह की गेम प्ले की? देखें, इससे पहले जो टाई सीरीज के मैचेस थे उनमें भी उन्होंने बड़ा स्कोर नहीं किया, लेकिन उनका स्टार्ट बहुत अच्छा था। अगर आपको याद होगा तो इससे ही पहले पिछले मैच में 28 रन उन्होंने बनाए थे, जिसमें चौके भी लगाए और लग रहा था बड़े पूरे एतमाद हैं, कॉन्फिडेंट हैं और बड़ी इनिंग्स खेलेंगे। लेकिन जो कल का वाला मैच था जिसमें ज़रूरत थी उसमें तो किसी मौके पे नहीं लगा कि ये वो बाबर आजम है। अब उन पर प्रेशर किस चीज़ का है, खौफ किस चीज़ का है, या टीम मैनेजमेंट ने फ़र्ज करें उनको कहा भी हो कि एक एंड आपने संभाल के रखना है, दूसरे एंड पे स्कोर बनेगा, तब भी बाबर आजम को एक मौका तो कोई ऐसा आता है ना जहाँ खुल कर खेलते। तो मुझे तो लगता है कि अनजाना खौफ और प्रेशर जो है ना बाबर आजम के अंदर है इस वक्त, और मुसलसल जो है कौम उम्मीदें लगा के बैठी हुई है, हम सब उम्मीदें लगा के बैठे हैं, और हमें वो बाबर आजम चाहिए जो वाकई बाबर आजम था, जो एक बड़ा स्कोर करते थे, अच्छा स्कोर करते थे। मुझे तो ट्राई सीरीज़ वाला बाबर आजम भी नहीं नज़र आया चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में। हालांकि अगर अच्छा आगाज़ देते थे, कल एक मजबूरी बनी, साइम अयूब नहीं, आपने सऊद शकील को भेज दिया जो कि पहले भी फ्लॉप होते आ रहे हैं, वो था, या कामरान गुलाम को टीम में शामिल करते। एक चीज़ की आपने फ़हीम अशरफ, जिन पे बार बार तनकीद होती रही है, हारिस रऊफ को लेके आए, लेकिन अगर जब आपकी बैटिंग की बारी आई है तो कम अज़ कम बाबर वो एंड संभालते, फिर रिजवान आए वो भी जल्दी